Hello everyone, hope you all are doing well. So, today we are going to do the next question of मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और आज का हमारा क्वेश्चन है और आज का हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू डी ग्लोबलाइजेशन. So we have to deal deglobalization and what are its benefits to Indian society analyze. तो क्या उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स हो सकते हैं. एनालाइज जब भी लिखा जाए तो आप उसको हर एक एंगल से देखोगे. क्या उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या उसके नेगेटिव बेनिफिट्स हो सकते हैं, सबको हम लोग एनालाइज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. और यहाँ पे अप्रोच देखे हैं और आपको ये वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा डीग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उसके नेगेटिव्स क्या है, पॉजिटिव्स क्या है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. और आप ऐसे क्वेश्चंस को खुद से लिख करके सेल्फ इवेलुएट भी कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट द आंसर. So deglobalization. So you can see it comes from two words, de plus globalization. That is return from globalization. Anti-globalization. What we can say. तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इंटरेक्शन ऑफ ऑल कंट्रीज से सिमिलर कॉमन मार्केट बनाना है, सारी कंट्री का इंटरेक्शन हो. सो दैट इज ग्लोबलाइजेशन. बट व्हाट डी ग्लोबलाइजेशन इज? जैसे कि मैं इंट्रो में बात करता हूँ, क्या था डिफाइन कर दो या कुछ फैक्ट्स कर दो. तो जैसे यहाँ डीग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन है तो मैंने उसे डिफाइन किया हुआ है. इट इज द ट्रेंड ऑफ सेवरल कंट्रीज वांटिंग टू गो बैक टू इकोनॉमिक ट्रेड एंड पॉलिसीज. गो बैक टू इकोनॉमिक ट्रेड एंड पॉलिसीज, गो बैक. अभी ग्लोबलाइजेशन पे उसे बैक जाना है उन्हें. दैट पट देयर नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट. सो these countries want to go back to their पहले जैसे थे वैसे जाना है. Where economic trade and policies, in the economic trade and policies they put their national interest first. So I hope you understand what deglobalization is. That is anti-globalization, opposite of globalization. And what these policies could be through which they can go back. This can be increased in टैरिफ्स हो सकते हैं, टैरिफ्स इंक्रीज हो सकते हैं, वो हो सकते हैं ट्रेड बैरियर्स हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेड बैरियर्स. सो थ्रू दीज थिंग्स वो गो बैक, पुराने स्थिति में जा सकते हैं और अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रख सकते हैं इंस्टेड ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो ये तो हो गई. अब चलिए इसके देखते हैं बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं. सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया फैक्टर्स. लेट्स गो डू दैट फर्स्ट. क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिस वजह से डीग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है या डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है. सो मूविंग टू द फैक्टर्स फर्स्ट. So the first factor is COVID-19 pandemic and lockdown of national borders. सो जो अभी कोविड-19 पेंडेमिक आई थी उसके वजह से काफी लॉकडाउन हो चुका था. नेशनल बॉर्डर्स का जो ट्रेड थी वो कम हो चुकी थी क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि अदर कंट्री से वायरस हमारे यहाँ पे आए, किसी प्रोडक्ट्स के थ्रू वायरसेस यहाँ पे आए. सो उस वजह से जो लॉकडाउन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि लोग खुद पे डिपेंडेंट होना सीख गए. सो दे टीच the people, they taught the people, this COVID-19 taught the people to be dependent on ourselves. और इससे कॉन्सेप्ट आया आत्मनिर्भरता का. और यहाँ से जो है इस समय में डीग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हो गई. सो इट वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कोविड-19. सेकेंडली डीलेजिटिमाइजेशन ऑफ लेजिट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे वो डीलेजिट हो गए. भरोसा उन पर नहीं होने लगा, ट्रस्ट इश्यूज हो गए लोगों पर. फॉर एग्जांपल अब मैं दे सकते हैं कि WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनकी जो कमांड थी कोविड-19 में वो काफी वीक पड़ गई. काफी कंट्रीज ने उनको फॉलो तक भी नहीं किया उनके गाइडलाइंस को. तो कोविड-19 में WHO काफी वीक पड़ी तो उन पे से भरोसा उठ गया. जो UN है इट ऑल्सो बिकम वीक एंड डिलॉग्ड. रिसेंटली यू सी रसिया यूक्रेन वार जहाँ पे इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, वार हुई. सो दीज फैक्टर्स taught the countries that globalization has not always
बीन द पॉजिटिव फॉर देम, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी काफी उसके हुए, जिस वजह से डी ग्लोबलाइजेशन का बढ़ावा हुआ। दिस इज वन ऑफ द रीजंस। नेक्स्ट, देयर वाज इंक्रीज इन राइट विंग पॉलिटिक्स इन वेस्ट, that is in Europe and USA. These countries started oppose globalized opposed globalized economies, जो अपोज करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे फैक्टर्स हुए, यूएस यूक्रेन सॉरी रसिया यूक्रेन वार हुई, जैसे कि आप बात करो डब्ल्यूटीओ में हो गए, तो डब्ल्यूटीओ में क्या है कि यूएस की काफी अधिक, यूएस इज वेरी मेजर रोल इन डब्ल्यूटीओ, तो उसमें इशूज हुए। नाटो, जैसे नाटो की एग्जांपल ले लें, तो इट इज अगेंस्ट रसिया यूक्रेन वार, इसी नाटो का एक अहम रोल था जिस वजह से कि एक प्रॉब्लम्स खड़े हुए। So, so these things relate to right wing politics in West is also relating to deglobalization, उनके वजह से भी deglobalization हुए। ट्रस्ट इश्यूज बढ़ने लगे कंट्री में, अलायंस काफी जल्दी चेंज होने लगी, alliance started changing quickly. So these things, these all factors led to deglobalization। ये सब problems काफी major problems हैं, और आप इस आंसर में जरूर लिखें। There could be other factors too। आप कमेंट करके बताएं कि और भी क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिस वजह से डीग्लोबलाइजेशन हुआ। तो अब इसके इम्पैक्ट को देखते हैं इंडियन सोसाइटी पे। सबसे पहले पॉजिटिव्स, क्या क्या पॉजिटिव्स हुए डीग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्या क्या पॉजिटिव्स हुए और क्या हो सकते हैं इंडियन सोसाइटी को लेके। सबसे पहले इंक्रीज्ड मैन्युफैक्चरिंग। इंडियन सोसाइटी में जो मैन्युफैक्चरिंग का जो रेट था वो इंक्रीज हुआ, आत्मनिर्भर भारत अभियान आया। सेकेंडली, हम लोग चाइना से कुछ काफी प्रॉब्लम्स हैं हमारे, तो हम चाइना पे लेस डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, less dependence on China. For that, we also focused on Atmanirbhar Bharat Abhiyan to increase manufacturing so that we are not dependent on any other country। तो ये एक पॉजिटिव है। रिड्यूस्ड इनकम इक्वालिटी, ऑब्वियसली जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियल सेटअप बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो ऑल दिस थिंग्स विल इंक्रीज। सो एक दूसरे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज विल राइज, एंड इंडस्ट्रीज विल राइज तो एम्प्लॉयमेंट विल राइज, एंड दिस विल लीड टू रिडक्शन इन इकोनॉमिक और इनकम इनइक्वालिटी। India share in global trade will increase. India can provide alternatives to so many products, alternatives for Chinese products स्पेशली। काफ़ी कंट्रीज के इशूज है चाइना से, लेकिन फिर भी उनके पास जो प्रोडक्ट्स है वो लेने पड़ते हैं काफ़ी कंट्रीज को चाइना से ही, इशूज होने के बाद भी। तो अगर इंडिया ग्लोबल ट्रेड में बढ़ता है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा के, तो अल्टरनेटिव हुआ कंट्रीज के पास और इंडियन मार्केट कैन राइज। एफटीए हुए काफ़ी सारे कंट्री के साथ, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सच एज यूके के साथ या फिर यूरोपियन यूनियन के साथ। क्योंकि अब ग्लोबल इकोनॉमी रही नहीं, तो सब अपने अपने अलायंस में जा रहे हैं, सब अपने अपने फ्रेंड्स को ढूंढ रहे हैं। तो एफटीए इज वन ऑफ विच दिस वजह से कि हमारे जो ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड भी बढ़ेगा और एक ग्लोबलाइजेशन से थोड़ी सी राहत भी मिलेगी। डी ग्लोबलाइजेशन होगा, कुछ ही कंट्री, सेलेक्टेड कंट्रीज में ही ये चीज होगा। फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है इंडिया को, और इसकी रेट और इंक्रीज होगी, पर इसके लिए इंडिया को क्या चाहिए, जो एपी एपीआई है, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है इस पे हमें तो फोकस करना होगा, क्योंकि अभी हम हाईली डिपेंडेंट हैं चाइना पे। तो अगर हम एपीआई इंडिया में अच्छे से मैन्युफैक्चर कर पाए तो डिपेंडेंसी ऑन चाइना फॉर एपीआई विल आल्सो रिड्यूस एंड वी कैन बिकम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। सो दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव्स। और भी काफी सारे पॉजिटिव्स हैं कि मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके बताएं कि और भी क्या क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं, ताकि हमारे बीच इंटरेक्शन बढ़े, आपकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग की एबिलिटी, कैपेसिटी बढ़े। सो ये सब थी, ये तो कुछ पॉजिटिव्स थे कि किस तरह से इंडिया को पॉजिटिवली हेल्प मिल सकती है। सेकेंडली, देर आर सम निगेटिव्स ऑल्सो। So first of all here is impact on food security, how, जैसे रिसेंटली एक एग्जांपल देके यहाँ समझा सकते हैं कि इंडोनेशिया बैनिंग इन कुकिंग ऑयल, बैनिंग
एक्सपोर्ट ऑफ कुकिंग ऑयल। तो क्या हुआ है, पाम ऑयल के लिए इंडिया जो है इंडोनेशिया पे हाईली डिपेंडेंट है फॉर पाम ऑयल। बट इन रिसेंट टाइम्स क्या हुआ, इंडोनेशिया इंडोनेशिया के जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हैं वो पाम ऑयल की वजह से काफी कट रहे हैं। एंड दिस रिडक्शन इन देयर फॉरेस्ट, उनको क्लाइमेट के बारे में पता चला कि पाम ऑयल चलो वो एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं पर उनके जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिड्यूस हो रहे हैं, उसके उसका जो इम्पैक्ट है उन्हें फ्यूचर में काफी बियर करना पड़ेगा। सो उन्होंने क्या किया कि बैन कर दिया है एक्सपोर्ट ऑफ कुकिंग ऑयल, ताकि उनकी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बची रहे। और इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन पाम ऑयल, हाईली डिपेंडेंट ऑन इंडोनेशिया फॉर दिस कुकिंग ऑयल पाम ऑयल। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। these things can create, see Ukraine is a good exporter of wheat, तो वहाँ पे भी रसिया यूक्रेन वार से प्रॉब्लम हुए। तो these are some of the impacts on food security. There are high energy costs as we are dependent on, sorry, dependent on China for lithium, and lithium is very important for इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ई व्हीकल्स। और जो हमारा फेम इंडिया सीम है, दैट इज फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो अगर हम लिथियम नहीं मंगा पा रहे चाइना से, क्योंकि चाइना इज प्रोवाइडिंग चीप लिथियम, तो अगर वो नहीं मंगा पाए तो ये सीम्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकेंडली हाई एनर्जी कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि अदर सोर्सेस ऑफ लिथियम कुड बी कॉस्टली दैट चाइना, इट कैन बी प्रॉब्लम। राइज इन प्राइसेस हो सकते हैं, जैसे कि अभी एक कोई फोन है वो चाइना 10,000 में बना के दे रहा है, अगर वही फोन किसी और अगर चाइना से नहीं लोगे, खुद भी मैन्युफैक्चर करोगे तो आपको उससे महंगी पड़ जाएगी, वही फोन 20,000 की बनेगी इंडिया में। आई एम गिविंग दिस एन एग्जांपल। सो क्या होगा कि हर कंट्री के पास हर चीज प्रोड्यूस करने की ना ही तो टेक्नोलॉजी है ना ही स्किल है। और अगर डी ग्लोबलाइजेशन हुआ, सब खुद पे डिपेंडेंट होने की देखेंगे, तो ये राइज इन प्राइसेस भी मेजर प्रॉब्लम होगी, प्राइसेस राइज करेंगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, काफी सारे नेशन जो है वो पॉलिटिकल स्टेबल नहीं रह पाएंगे, वार्स बढ़ेगी। देखिए अभी क्या हो रहा है कि सब एक दूसरे पे इंटरेक्ट हो रही है, सब दूसरे की इंटरेक्शन हो रही है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो सबको लगता है कि अगर वार हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, भाई मुझे वो चीज कहाँ से हो जाएगी। लेकिन अगर डीग्लोबलाइजेशन हुआ, सब आत्मनिर्भर हो गए, सब सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, सो दे विल फाइट फॉर रिसोर्सेज, और वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ेगा, वार्स की चांसेस बढ़ेगी। माइग्रेशन को लेकर प्रॉब्लम होगा, जैसे कि अभी काफी इंडियंस जो है वो यूएस में है, वो यूरोप में है, दे ऑल आर डूइंग गुड इन देयर फील्ड, वहां से इंडिया को काफी रिमिटेंसेस भी मिलते हैं। पर अगर डीग्लोबलाइजेशन हुआ तो क्यों क्यों लोग इंडिया को, फिर इंडियन पीपल को अपने यहाँ पे रखेंगे, सब अपने पीपल को प्रीफर करेंगे। तो इंडिया इम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन ऑफ इंडियंस भी इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है। तो ये सब कुछ नेगेटिव्स हैं, एंड दीज आर वेरी बिग नेगेटिव्स। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। आपको कुछ भी ना समझ आए तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट्स मुझे समझ में नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन इट मोर क्लियरली। हालांकि मैंने काफी क्लियरली एक्सप्लेन किया, आप सबको समझ आना चाहिए। तो ये सब जो मेजर नेगेटिव्स थे हाँ डीग्लोबलाइजेशन के, और भी नेगेटिव्स हैं आप कमेंट करके बताएं कि और भी क्या क्या नेगेटिव्स हो सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू कंक्लूजन। कैसे कंक्लूड करोगे आप इसको, तो मैं हमेशा कहता हूँ सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस से कंक्लूड करें, जैसे कि मैंने यहाँ किए हैं। हालांकि ये बहुत सिंपल है, मैंने एक लाइन लिखा है, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, और आप कंक्लूजन में बस मैं समझाने के लिए छोटा सा लिखा, बस यही मत लिख देना, थोड़े से इसे एक्सप्लेन करना, 2-3 लाइनों में लिखना। ए मिडिल ग्राउंड इज नीडेड, व्हाई? बिकॉज लुक, देयर इज positive and negatives of globalization also, and there is positive and negatives of deglobalization also। ग्लोबलाइजेशन के भी पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं और डीग्लोबलाइजेशन के भी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। लेकिन क्या इस मॉडर्न टाइम्स में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं। ग्लोबलाइजेशन कभी नेग्लेक्ट होगा नहीं, ट्रेड कभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है, वो किसी स्टॉक कभी नहीं, कोई भी कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट 100% नहीं हो सकता है, उसे कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी ही। तो इंस्टेड ऑफ 100% गोइंग फॉर डीग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं। वी नीड अ मिडिल ग्राउंड वेयर द नेगेटिव्स आर डिक्रीज्ड and positives are increased, so a middle ground is needed। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। I hope you understand everything। That's all for today। Please do like, please do share, please do subscribe। काफी मेहनत लगती है ऐसे वीडियो को बनाने में, अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करेंगे तो काफी मोटिवेशन मिलेगी हमें कि और भी ऐसे वीडियोज आप सबके लिए बना सके। That's all for today। Have a nice day। Thank you।